जय हिंद प्यारे बच्चों, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 सीजी बोर्ड परीक्षा 2025 का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 12 का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये वन शॉट होगा, क्लास 12 बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बिना कोई देरी के, चैप्टर नंबर 12 का, कि स्टेम सेल तकनीक एवं इसके क्या करना है, इसका संक्षिप्त इसका वर्णन लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है स्टेम सेल तकनीक पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये जो क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था, राइट योर शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, ये होता क्या, इसको हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन चिकित्सा क्या है? एडोनेसिन डीएमिनेज यानी कि एडीए की कमी की उदाहरण देते हुए इसका वर्णन करना है। ये क्वेश्चन 19 और 22 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज जीन थेरेपी, डिस्क्राइब एडोनेसिन डायमिनेज एडीए डिफिशियंसी यूजिंग इट्स एग्जांपल। सेकंड जो क्वेश्चन बच्चों, कार्बनिक खेती क्या है, इसका क्या आधार होता है? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, कार्बनिक खेती क्या है। सारे क्वेश्चन सीजी बोर्ड 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, कार्बनिक खेती क्या है, इनके किन्हीं दो आधारों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन सेम सेम आपको लग रहा है। दोनों क्वेश्चन 22 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, एक में आधार पूछा, एक में पूछा है आपको दो आधार लिखिए। ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट अबाउट एनी टू ऑफ इट्स बेसिस। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, दोष मुक्त कृषि किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ अ फॉल्ट फ्री एग्रीकल्चर। यह कृषि पारंपरिक कृषि से कैसे बेहतर है, मतलब कि जो हम रेगुलर करते कृषि है उससे कैसे डिफरेंस होगा, इसको समझाइए। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था सीजी बोर्ड के। व्हाट इज़ फॉल्ट फ्री एग्रीकल्चर, हाउ इज़ दिस एग्रीकल्चर बेटर देन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, प्लीज़ एक्सप्लेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। छठवां क्वेश्चन है, बायोपैरेसी क्या है, व्हाट इज़ बायोपैरेसी, जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बायोपैरेसी पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसमें पूछा है क्या है, इसमें पूछा संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। ठीक है, इसमें पूछा है क्या है, इसमें पूछा है संक्षिप्त टिप्पणी आपको इस करना है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, 19 में पूछा क्वेश्चन, इक्कीस में आया है, 21 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्ट नोट्स ऑन बायोपैरेसी। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इससे इसके बाद चैप्टर नंबर इस पार्ट का पार्ट 2 भी आएगा। तो आठवां क्वेश्चन है, जैव अधिकार क्या है, व्हाट इज बायोपैरेसी, है ना। सॉरी, जैव अधिकारी मतलब कि बायो पैटर्न किसे कहते हैं पूछा गया है। तो जैव एक अधिकार बायो पैटर्न पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। ये क्वेश्चन 2021 में आया था। व्हाट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ बायो पैटर्न। बायोपैरेसी और बायो पैटर्न दोनों में डिफरेंस होगा, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना, बायोपैरेसी अलग है और बायो पैटर्न अलग होता है। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेम सेल तकनीक क्या है, पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नोटिफिकेशन में पूछा गया है बच्चों। उससे पहले आपको समझना होगा कि हम समझ गए तकनीकी, इसका मतलब है हमने बायोलॉजी में कुछ तकनीक का यूज़ किया है, तकनीकी हो कुछ टेक्नोलॉजीज हो गया। ये हम समझा कि सेल जीव की इकाई होती है, लेकिन ये स्टेम सेल क्या है। ठीक है, ये स्टेम जो वर्ड आया है इसको समझने का प्रयास करेंगे। स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे तकनीक क्या है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। स्टेम कोशिका या इसी को हम स्टेम सेल कह रहे हैं। स्टेम सेल एक क्या है, आनुवांशिक कोशिका है, यानी कि जेनेटिक सेल्स है, जो कि विभाजित होकर अपने जैसी प्रतिलिपियां बनाने में सक्षम होती है। क्लियर है क्या, क्या बोला है कि स्टेम कोशिका कैसी है, एक आनुवांशिक कोशिका है जो कि डिवीजन करके विभाजित होकर अपने ही जैसी प्रतिलिपियां यानी कि कॉपीज बनाने में क्या होती हैं, कैपेबल होती, सक्षम होती हैं, तथा विभेदित होकर, ठीक है, अब इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन, इसको आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है, विभेदित होकर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि लिवर सेल्स, ब्लड सेल्स एंड विशिष्ट प्रकार युक्त कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती हैं। इसे स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल इज ए जेनेटिक सेल विच इज केपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड केपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग to make specific types of cell like liver cells, blood cells and cells with specific function। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। ये जो स्टेम सेल शब्द दिया गया है, सबसे पहले कौन दिया है, अलेक्जेंडर मैक्सिमो। 1908 में एक साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर मैक्सिमो, इन्होंने स्टेम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। ठीक है, अलेक्जेंडर मैक्सिमो, इसको याद रखेंगे।
अब बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया था विभेदीकरण, ये ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? विभेदीकरण कहलाता है। ठीक है, अब समझो कुछ बातों को। स्टेम सेल एक अनुवांशिक कोशिका होती है। कैसी होती है? स्टेम सेल एक अनुवांशिक कोशिका होती है, और ये जब कोशिका डिवाइड होगी, यानी कि एक से कोशिका दो होगी, तो ये सेम टू सेम इसी जैसे एक नए कोशिका बनाने में क्या होगी? ये कैपेबल होती है। क्लियर है क्या? इसे ही क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। सपोज दैट कि ये जो स्टेम सेल है, सपोज दैट इसको हार्ट बनाना है या इसको लीवर बनाना है, तो ये स्टेम सेल लीवर सेल बना लेगा। यानी कि एक कंप्लीट सेल से लीवर बन जाएगा, एक कंप्लीट सेल से क्या बन जाएगा? हार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत क्लियर है कि ये जो सेल है कैसा है? जेनेटिक सेल्स है। इस सेल के पास इतनी क्षमता होती है कि अपने जैसे हूबहू, ठीक है, अपने जैसे हूबहू सेल क्या कर लेती है? बना लेती है। अब बच्चों यहाँ शब्द आया है विभेदीकरण, यानी कि विशिष्टता, विविध होकर। इसका मतलब होगा विशिष्ट प्रकार की कोशिका में परिवर्तित होना। सपोज दैट, वही बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इस कोशिका को लीवर सेल बनाना है। ये जो कोशिका होगी ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगी, विभेदीकरण करेगी, विशिष्टता लाएगी, या कहेगी भाई मैं लीवर बना लूँगा। ठीक है, तो सेल की जो क्षमता है लीवर बनाने की, वही विभेदीकरण है उसका। और ये किसी खास प्रकार का सेल में होती है, इसको हम स्टेम सेल कहते हैं। हर कोशिकाएं स्टेम सेल नहीं होती हैं, कुछ खास सेल ही स्टेम सेल होती हैं। ठीक है, इसी को बोला गया है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्टेम सेल्स। आगे बढ़ते हैं। स्टेम सेल कैसा होता है? बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये क्या होता है? पाया जाता है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकीय, बहुत सारे कोशिकाओं से हमारी जो शरीर है बना हुआ है। स्टेम कोशिकाएं नियमित विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है। इसका मतलब है ये रेगुलर रूप से अपने आप को डिवाइड करती है, कोई इरेगुलरिटीज में नहीं होती है, ये प्रॉपर वे में डिवाइड करती है अपने आप को। ठीक है, चलिए। तथा उत्कों की क्या करती है? मरम्मत कर, जो टिश्यू होते हैं उनका क्या करती है? रिपेयरिंग करने का काम करती है। देखो स्टेम सेल की सारी खासियत हैं। तो स्टेम सेल्स डिवाइडिंग रेगुलरली टू फॉर्म न्यू सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं स्टेम सेल कौन कौन है। स्टेम सेल में इसका एग्जाम्पल होगा अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मेरो, जहाँ से क्या बनता है? जहाँ से हमारी ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो जो बोन मेरो है, अस्थि मज्जा है, ये स्टेम कोशिकाएं होती हैं। उसके अलावा जो पाचन तंत्र में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो टिश्यूज होते हैं, उनके नवीनीकरण और मरम्मत करने का काम करती हैं। क्लियर है क्या? तो स्टेम कोशिकाएं क्या करती हैं? जो बोन मेरो हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके जो टिश्यूज हैं उनको नवीनीकरण करती है, उनको न्यू करती है, उनकी रिपेयर करती है। तो स्टेम से रिन्यू एंड रिपेयर टिश्यू ऑन बोन मेरो एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, दूसरी बात है कि अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज और हृदय में ये कोशिकाएं विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। क्योंकि हमको पता है बच्चों कि जो हार्ट सेल हैं वो बहुत कम डिवाइड करते हैं या नहीं के बराबर डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ खास कंडीशन में क्या करती हैं? ये अपने आप को डिवाइड करती हैं। इन पेंक्रियास और हार्ट दिस सेल्स डिवाइड ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ खास परिस्थितियों में ये अपना काम करती है। तो स्टेम सेल का सिंपल सा मतलब है, ये जो स्टेम सेल होगा इसका काम होगा, ये अपने समान एक नई कोशिका बना लेगी, और जो कोशिका बनेगी उसमें भी कुछ विशेषताएं होंगी। सपोज इसको हार्ट बनाएगा, ये लीवर तो लीवर बनाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं स्टेम सेल के क्या उपयोगिताएं हैं मेडिकल साइंस में, कोई भी साइंस में। ठीक है, व्हाट इज द एप्लीकेशन इन स्टेम सेल्स। देखो ये स्टेम सेल है, इसी बात मैं बताऊँ, ये स्टेम सेल है। ये स्टेम सेल के पास क्या होती है? ये अपने आप को रेप्लिकेट करती है, डुप्लीकेट करती है। ठीक है भाई, देखो इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से क्या बनाएगी? स्टेम सेल बना लिया। उसके अलावा पता है स्टेम सेल क्या बनाएगी? ये टिश्यू बनाएगी, ब्लड सेल बनाएगी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट होगी, मतलब कि कुछ खास प्रकार का वो काम कर लेगी। ठीक है, उसको हार्ट बनाना है, इसको न्यूरॉन बनाना है, इसको टिश्यू बनाना है, वो बना लेगी। इसको हम कहते हैं स्टेम सेल कहते हैं। ये ब्लड बना रही है, स्टेम सेल का काम होगा। तो क्या क्या उपयोगिताएं हैं? नष्ट हुए ऊतक जैसे कि बाल, दांत, रेटिना कोशिकाओं को रिप्लेसमेंट करती है। स्टेम सेल की पसंद खासियत होती है कि ये बाल को, दांत को, रेटिना कोशिकाओं को क्या करती है? रिप्लेस कर देती है। रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रॉयड टिश्यू लाइक हेयर, टीथ एंड रेटिना सेल्स, ये नहीं बना सकती बनाने के बाद। फिर क्या है कि जो नई कोशिकाएं हैं एवं स्वस्थ ऊतकों में क्या होती है? सहायक होती हैं। यानी कि नई कोशिकाओं के निर्माण में और जो
हेल्थी टिश्यू है, इसको बनाने में क्या होती है, सहायक होती है, हेल्पफुल इन क्रिएटिंग न्यू सेल्स एंड हेल्थी टिश्यू। आगे बढ़ते हैं। स्टेम कोशिकाओं ने अपनी पुनर्जनन क्षमता तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने की क्षमता के कारण औषधि विज्ञान के क्षेत्र में नए द्वार खोल दिए हैं। इसका मतलब ये है स्टेम सेल्स एज अ डॉक्टर के रूप में अब काम करता है। अगर मैं इस बात करूँ करने के लिए, स्टेम सेल अपने आप को रिजनरेट करने की क्षमता रखती है, और जो रिपेयर हो जो डैमेज हो चुका है, जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, उन कोशिकाओं को ये रिपेयरिंग करने का भी काम करती है। इसके जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने आप को रिजनरेट कर पाना और जो डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर कर पाना, इन दोनों एबिलिटी के आधार पर जो हमारे जो क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे नए स्कोप्स उन्होंने पैदा कर दिए हैं। स्टेम सेल है ओपन न्यू डोर्स एंड न्यू स्कोप्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ड्यू टू देयर रीजनरेटिव कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू रिपेयर डैमेज सेल्स। इसके दो मेन फंक्शन है, रिजनरेट करना अपने आप को। देखो ये बना हुआ है, ये अपने आप को 2 कॉपी बना लेगा, ये भी काम कर लेगा। क्लियर है क्या? इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है स्टेम सेल। मैं बात करते हैं स्टेम सेल की, तो स्टेम सेल हमारे बॉडी के जो बहुत सारे ऑर्गन, जैसे कि मेन ऑर्गन है किडनी, ये किडनी का निर्माण कर सकता है, लीवर, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये सारे ऑर्गन्स एक इकाई कोशिका इसको बना सकती है। इसका मतलब है स्टेम सेल के पास ऐसा वो गुण है जो बॉडी के हर एक ऑर्गन को बना सकता है। ठीक है, अब सपोज दैट ये जो स्टेम सेल है ये केवल ब्रेन बना रहा है। क्लियर है क्या? इसका मतलब है इसमें क्या होती है, डिफ्रेंसिएशन होता है। डिफ्रेंसिएशन इन द सेंस ऐसा है कि स्टेम सेल की वह खास गुण जो किसी खास सेल बनाने के लिए अपने आप को रेडी कर लेता है कि मुझे ब्रेन बनाना है, ये है डिफ्रेंशिएट करना। सपोज दैट कि आप स्कूल में हैं और आपको टीचर वर्क दिए हुए हैं, बोलेंगे कि आपके ABC ग्रुप है, 3 ग्रुप हैं, तो कहेंगे कि ग्रुप A वाले क्या करेंगे, ये काम करेंगे, ग्रुप वाले ये काम करेंगे, और ग्रुप वाले ये काम करेंगे, ग्रुप C वाले ये काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपके टीचर हैं वो आपको काम सिखा रहे हैं कि ग्रुप ये वालों का भाई ये काम हो, ग्रुप वाले का काम होगा कि पौधे लगाना है। ठीक है, ग्रुप B वालों का काम क्या होगा कि इन पौधों पर पानी डालना है। ठीक है, और ग्रुप C वालों का काम क्या होगा कि उस पौधे का देखभाल करना है, या कुछ उस पौधे में क्या बोलते हैं दवाई को छिड़काव करना है। इसका मतलब ये है कि उन तीनों बच्चों के ग्रुप में सर ने उनको काम दे दिया, तो अपना काम करेंगे। उसी प्रकार जो स्टेम सेल होता है उसका भी क्या होता है, अपना अलग अलग काम करने की क्षमता होती है। तो ये स्टेम सेल कहता है भैया मैं ब्रेन बना लूँगा, ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, ये स्टेम सेल कहता है कि मैं लंग्स बनाऊँगा, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया। ये सेल कहता है स्टेम सेल कि मैं लीवर बनाऊंगी, लीवर बना लिया। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से लीवर बढ़ रहा है, ये लंग्स बढ़ रहा है, इधर हार्ट, इधर ब्रेन बढ़ रहा है। ठीक है, ये हार्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टेम सेल के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि अपने आप को रिजर्ट कर पाए और रिपेयरिंग कर पाए और न्यू सेल्स को बना पाए। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन चिकित्सा क्या है, व्हाट इज द जीन थेरेपी। अब इससे पहले मैंने चैप्टर 11 में आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, ठीक है, जो जीन थेरेपी मैं बोल रहा हूँ, जीन थेरेपी क्या होता है कि कुछ ऐसी जीन, जो खराब जीन को हटाकर नए जीन का एंट्री करना होता है। सपोज दैट किसी बॉडी में कोई इस पार्ट पर कोई जीन खराब है, उस जीन को निकाल कर कुछ अच्छा जीन लगा दिए वहाँ पर, यह है जीन थेरेपी, जीन में बदलाव। इसी से क्वेश्चन आया हुआ है 2019 और 20 में। क्वेश्चन क्या है कि एडोनोसिन डीएमिनेज या डाइमिनेज बोलते हैं कभी कभी इसको, ये एडीए की कमी, ठीक है, एडीए की कमी के तरह उदाहरण देते हुए इसका वर्णन करना है। ठीक है, समझते जीन थेरेपी सबसे पहले क्या होता है। जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी उन विधियों का सहयोग लिया जाता है जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों को सुधार करना। बहुत सिंपल सा अर्थ है कि जीन में दोषों का सुधार करना क्या कहलाता है, जीन थेरेपी कहलाता है। टू द वेरी ऑनेस्ट, बहुत सिंपल इसका आंसर होगा कि वह विधि जिसके द्वारा किसी जीव, बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए यानी कि पहचाने गए, डायग्नोस्ट किए गए जो जीन में कुछ दोष हैं उनको सुधार करने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है उसको बोलते हैं जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी involve the use of method by which the gene deletion identified in a child or embryo are corrected. This is called gene therapy. आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे दोषी जीनों का प्रतिस्थापन एक सामान्य एवं स्वस्थ जीन के द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि सपोज कि कोई जगह पर जीन का दोष है,
ठीक है। सपोज कीजिए कोई जीन में कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ी है, तो इन जीनों को हटाकर उनका प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसफर यानी कि रिप्लेसमेंट करके एक सामान्य या स्वस्थ जीन को हम एंट्री करा सकते हैं। तो सच गोल्टी जीन्स यानी कि फॉल्टी जीन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल एंड हेल्थी जीन्स, बिल्कुल सही है। तो मतलब दोष मुक्त कर सकते हैं जीन थेरेपी के द्वारा मेनली। तो जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाला साइंटिस्ट जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1990 में, और किस पर किया गया था, एक 4 वर्ष की बालिका यानी कि एक 4 इयर्स ओल्ड गर्ल थी, उन पर एडेनोसिन डीएमिनेस एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। एक 4 ईयर की बच्ची थी, उन 4 ईयर की बच्ची में एक एडीए नाम की एक चीज़ क्या होती है, कमी हो गई थी। उन कमी के दूर करने के लिए जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया था। जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज इन 1999 टू ओवरकम एडेनोसिन डीएमिनेस डिफिशियंसी इन ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, चलिए अब है क्या चीज़, ये जो एडेनोसिन डीएमिनेस एडीए से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने के कारण क्या होती है, कुछ घातक संबंध यानी घातक यानी बहुत ही हानिकारक है ना संबंध, प्रतिरक्षा न्यूनता जिसको हम कहते हैं सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, इसको स्किट कहते हैं, ये रूप में होता है। इसका मतलब ये है कि इस एडीए की जीन में गड़बड़ी से यानी कि इस एडीए के जीन में गड़बड़ी से इम्यून डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। उस डिजीज का पूरा नाम क्या है, स्किट। एडीए से कमी होने वाले जीन का नाम क्या है, स्किट। इस याद रखेंगे, आईएमपी हो सकता है, ये 1 नंबर में पूछ सकता है कि एडीए के जीन में गड़बड़ी से होने वाले रोगों का नाम बताइए। स्किट, स्किट का फुल फॉर्म क्या है, सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। ठीक है, तो जो एडेनोसिन डीएमिनेस की कमी को दूर करने के लिए किसको हो गया था, 4 वर्ष की बालिका को हो गया था। क्लियर है क्या, तो इस बालिका के इस कमी को दूर करने के लिए जीन चिकित्सा लाया गया था। ठीक है, तो कौन सा, इस बच्ची को कौन सा रोग हो गया था, इस बच्ची को रोग हो गया था स्किड रोग हो गया था, SCID रोग हो गया था। ठीक है, CID आपको याद है, फिर उसमें पहले S लगा देना, CID, SCID। तो सीवियर कंबाइंड, सीवियर मतलब कि बहुत ही घातक, एकदम अंतिम कंडीशन में, सीवियर बहुत, इसका जो क्योर करना है बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट करना। तो सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी यानी कि एक प्रकार से इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, किसकी वजह से, इसके एडीए की जीन में गड़बड़ी इसकी वजह से होना चाहिए। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी स्किड अकर ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन जीन्स रिलेटेड टू एडेनोसिन डीएमिनेस। क्लियर है। अब स्किड रोगी में क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने कहा कि इम्यून डिफिशियंसी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र में होने वाली गड़बड़ियाँ, प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन सेल होते हैं, T सेल होते हैं, B सेल होते हैं जो काम करते हैं, यही तो हमारे मेन सेल हैं। तो क्या होता है स्किड रोग में, अगर इसकी कमी हो जाए, एडीए की कमी हो जाए तो क्या होगा, स्किड रोग होगा। बहुत सिंपल है, देखो एडीए की क्या हो गया, जीन में क्या हो गया, गड़बड़ी आ गया। किसके भाई, एडीए के जीन में क्या होगा, गड़बड़ी आ गया। अब इससे कौन सा रोग होगा, इससे रोग क्या होगा, स्किड रोग। क्या होगा, स्किड रोग, SI क्या होगा, CD, स्किड रोग हो जाएगा होने के लिए। अब इससे क्या होगा, इस स्किड रोग से क्या होगा, जो आपके जो T लिम्फोसाइट हैं, जिसको हम T लिम्फोसाइट T सेल कहते हैं, ये क्या हो जाएंगे, अक्रियाशील हो जाएंगे यानी कि इनएक्टिव हो जाएंगे। क्लियर है। अब जब T सेल इनएक्टिव हो जाएंगे तो B सेल ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इसको कहते हैं B लिम्फोसाइट। और B लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। याद रखिएगा, जो T लिम्फोसाइट होता है वो B लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है ताकि आप एंटीबॉडी बनाओ। क्लियर है क्या, आप ऐसा समझिए कि हमारे जो सैनिक हैं, ठीक है, हमारे जो सैनिक हैं जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, उन बॉर्डर पर उनको अगर हथियार न दिया जाए सरकार के द्वारा, ठीक है, तो वो कैसे लड़ेंगे जंग। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार ये होगा, सपोज दैट कि सरकार अक्रियाशील हो गई या गवर्नमेंट अक्रियाशील हो गई, तो आर्मी के जो बॉर्डर पे जो लड़ रहे हैं, जो जवान लड़ रहे हैं, उनको एनिमेशन जो कैसे देंगे, उनको बंदूक कैसे देंगे, उनको हम हथियार कैसे देंगे। ठीक है, वो कैसे लड़ पाएगा। उसी प्रकार क्या होता है कि जो स्किड रोग होता है, इससे जो T लिम्फोसाइट है या क्रिसेल हो जाता है, T सेल अक्रियाशील हो जाएगा तो B सेल को वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और B सेल कैसे लड़ पाएगा, लोगों से नहीं लड़ पाएगा। ठीक ऐसे ही होता है। इसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र क्या होते हैं, रोग जनकों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। क्लियर है क्या, बहुत सिंपल इसका मैं एग्जाम्पल आपको लेकर बता रहा हूँ। ठीक है, स्किड द पेशेंट हैज़
द पेशेंट्स हैज़ नॉन फंक्शनल टी लिम्फोसाइट, ड्यू टू दिस द इम्यून सिस्टम इज नॉट एबल टू फाइट पैथोजेंस। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका उपचार कैसे होता है, ठीक है, तो आपको एग्जांपल देते हुए बताना था, मैं एग्जांपल दे दिया हूँ। अब वो हल्का सा उपचार पढ़ लेते हैं कैसा होता है, हालांकि इसको नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या गया है, सिर्फ पूछा गया है एडीए की कमी को उदाहरण देकर इसका वर्णन करना है, कैसे कमी होगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। उपचार कैसे होगा, कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार कैसे करेंगे भाई, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जिसको हम कहते हैं बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन द्वारा किया जा सकता है। अब एडीए की कमी दूर करना, इसका मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम से संबंधी है। अब अस्थि मज्जा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अस्थि मज्जा से क्या बनता है, हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। अब ब्लड सेल्स में क्या होते हैं बताओ भाई, ब्लड सेल्स में होते हैं टी सेल और बी सेल्स होते हैं। अब इसको हम इम्प्लांट कर देंगे, उसके बॉडी में टी सेल भी बनेगा और बी सेल भी बनेगा, इसकी कमी दूर हो जाएगी। तो इन सम चिल्ड्रंस एडीए डिफिशियंसी ट्रीटेड बाय बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, क्योंकि इसके कमी से क्या होता है भाई, इसकी कमी से क्या होता है, टी सेल कम हो जाता है। क्लियर है क्या, तो टी सेल कम हो गया तो कैसे बढ़ाएंगे, या तो इसके जीन में सुधार कर लेंगे, या तो क्या करेंगे, हम बोन मेरो ला देंगे। बोन मेरो पास क्या संजा होती है, ये ब्लड सेल बनाएंगे, ब्लड सेल में डब्ल्यूबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी में क्या होंगे, टी सेल बी सेल होते हैं। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे, ये एडीए जो एंजाइम होता है, ये पता है एडोनिसिन डीएमिनेज क्या है, जो ये एंजाइम है, तो क्या करेंगे, एडीए एंजाइम का इंजेक्शन दे देंगे। क्लियर है क्या भाई, जिस एंजाइम की कमी हो रही है उस एंजाइम का इंजेक्शन दे देते हैं। तो एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा में रोगी बच्चों को क्रियाशील एडीए एंजाइम का क्या करते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है। क्लियर है क्या, ये भी अच्छी तकनीक है। इन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एक्टिव डीएनए एंजाइम इंजेक्शन इज गिवन टू द पेशेंट चाइल्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नोट, अब दोनों विधियों को क्यों नहीं ज़्यादा किया गया, प्रीफर नहीं किया गया, समझते इस बात को, ठीक है भाई। इन दोनों विधियों की सबसे बड़ी क्या रही, कमी यह रही कि यह रोगी को ठीक नहीं करता है, इस प्रकार बस ये सप्लीमेंट करता है। ऐसा ही समझो कि एक बेरोजगार है लड़का है, ये एक लड़का है, ठीक है, और सॉरी ऐसा समझो इस बात को कि एक भूखा लड़का है, ठीक है, और उसको भूख लगी है, तो कोई राहगीर होगा वहाँ पर और कहेगा, उससे मदद मांगेगा कि अंकल मैं कुछ खाया नहीं हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। वो क्या करेगा, उसका एक दिन हेल्प कर देगा, ठीक है भाई, दूसरा दिन हेल्प कर देगा, तीसरा दिन हेल्प कर देगा। लेकिन वो जो राहगीर होगा उस बच्चे का रोज़ रोज़ हेल्प नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा भाई, वो कहेगा कि नहीं आप एक काम ढूंढ लो, ठीक है, या कोई आप कुछ कर लो, यानी कि उसको कुछ ना कुछ क्या करे, रोजगार का साधन देगा देने के लिए इसको, ठीक है। या सपोज यार कि कोई ऐसा जो वृद्ध है या कुछ है जो भूखा है, उसको दे रहे हैं देने के लिए, ना बच्चा, क्योंकि बच्चा तो काम नहीं करेगा करने के लिए, ठीक है, इसको हम अनाथालय में दे देंगे देने के लिए, ठीक है। अगर वो बच्चा, इसके माँ बाप नहीं है, अनाथ है, उनको अनाथालय दे देगा देने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो जो राहगीर है उसके लिए वो बेटर क्योर ढूंढ रहा था। ये प्राइमरी तो दे सकता है, उसके आज का भूख मिटा देगा, दूसरे दिन का भूख मिटा देगा, लेकिन बाकी दिन का क्या, तो क्या व्यक्ति क्या करेगा, करने के लिए उसको बोल देगा भाई ठीक है आपका कोई नहीं है, उसको जो क्या बोलते हैं अनाथालय में उसको दे देगा बच्चे को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनका परवरिश होगा संस्था द्वारा। क्लियर है, ये हो गया परमानेंट क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार क्या हुआ था, ये दोनों विधि आपको ऊपर दिख रहा है, क्या है, ये परमानेंट नहीं है, ये अस्थाई है, कुछ समय के लिए राहत देने के लिए है, ठीक है। इस रोगी ठीक तो नहीं होगा, अर्थात यह रोग स्थायी उपचार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जिस प्रकार से उस बच्चे या उस बूढ़े को जो राहगीर है उसको बार बार खाना दे रहा है, तो स्थायी नहीं है, वो कब तक देगा, क्या पता वो कहीं कहीं चला गया वो वह राहगीर, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी वाली बात आ गई कि जो स्किड रोग का जो बच्चा हो रहा है वो किसी और पर डिपेंडेंट हमेशा रहेगा, इंजेक्शन पर डिपेंडेंट रहेगा, वो बोन ट्रांसप्लांटेशन पर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, ये स्थायी इलाज तो नहीं होगा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसका समझा, ठीक है। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ बोथ दिस मेथड इज दैट इज ड्यू नॉट क्योर द पेशेंट, दैट इज इट इज़ नॉट ए परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे होगा जिन चिकित्सा द्वारा, अब समझो, जो भी बात कर रहा था दो विधि द्वारा, ठीक है, जो दो विधि है, इन दोनों विधियों में ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी है,
तो मेडिकल साइंस ने क्या किया, एक इवॉल्व हुआ, इसको बोलते हैं जीन चिकित्सा। यहाँ पर आता है जीन चिकित्सा। अब जीन चिकित्सा वह विधि है जो परमानेंट इलाज करता है दीर्घकालीन के रूप में। क्यों? जीन चिकित्सा में क्या होगा, कमी किसमें थी, एडीए एंजाइम की जीन में गड़बड़ी थी। अब क्या करेंगे, उस एडीए के एंजाइम के जीन की गड़बड़ी को सुधारेंगे, किसके द्वारा, जीन चिकित्सा द्वारा। अब जिस वक्त जो एडीए एंजाइम था उसके जीन में गड़बड़ी थी, उन दोष मुक्त जीन को हटाकर जीन चिकित्सा विधि द्वारा नए जीन को क्या कर रहे हैं, प्रविष्ट करा रहे हैं, इजेक्ट करा रहे हैं, एंट्री करा रहे हैं। तो क्या हो गया, उस स्किड रोग जो हुआ बच्ची को, उसकी कमी उसमें दूर हो जाएगी। क्लियर है? ये है परमानेंट इलाज। तो जीन थेरेपी ने दीर्घकालीन उपचार उपलब्ध कराए, किसके लिए, उस एडीए एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए। अब इसमें क्या होगा, जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा के प्रथम पद में रोगी के रक्त से टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट्स जो सेल होता है, टी सेल्स को निकाल कर उन्हें शरीर से बाहर क्या करेंगे, कल्चर मीडियम यानी कि संवर्धन माध्यम में रखा जाएगा। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन थेरेपी द टी लिम्फोसाइट्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पेशेंट ब्लड एंड कल्चर आउटसाइड द बॉडी, यानी कि उसको कल्चरिंग करेंगे, उसके बाहर से क्या करेंगे, उसको ग्रो कराएंगे। आप देख पा रहे हैं, ये देखो, ये टी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, इसके जो जीन है, ठीक है, ये लिम्फोसाइट है, इसका जो जीन है, एडी एंजाइम का जीन है, इसको क्या करेंगे, इसमें कोई डिफेक्टन है, इसको क्या सुधार करेंगे, किसमें, संवर्धन माध्यम के थ्रू, ठीक है। अब संवर्धन माध्यम के क्या होगा, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, इसके द्वारा इसमें क्या करेंगे, सुधार किया जाएगा। ये सब तरीका होता है, कुछ न्यू इसमें आ जाएगा, इसको खैर आप डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दोष मुक्त एडीए जीन को जो बैक्टीरियोफेज से प्राप्त हुआ है, ठीक है, दोष मुक्त का मतलब कि जो दोष मुक्त हो चुका है, यानी कि उसमें दोष नहीं है, उसे रोगी में डाल दिया जाता है, यानी कि इस प्रकार से इसको रोगी में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। छठवां क्वेश्चन है, बायोपैरेसी क्या है, व्हाट इज बायोपैरेसी। क्वेश्चन 19 में पूछा गया था, और बायोपैरेसी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोपैरेसी, 2021 में पूछा गया था। अब बायोपैरेसी, बायो का समझ आ गया, जीव के बारे में बात किया जा रहा है। ये पायरेसी क्या है, पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना, कॉपी करना, ठीक है। जैसे कि आप ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो का हूबहू उठाकर अपने आप कभी अपने यूट्यूब में डाल दिए, ये क्या हो गया, ये पायरेसी हो गया, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि एक कोई मूवी आई है, उस मूवी का नया कैसेट आया है, या उस मूवी आया है, उस मूवी को आप एक कैसेट में डालकर, रील में डालकर आप ले लिए, उसको बेच दिए, पायरेसी हो गया। यानी कि मेहनत कोई और किया, फ़ायदा आप ले लिए, ठीक है भाई। बहुत सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट कि आप अपने स्कूल में आप तो है ना, आप कॉपी बनाए हैं, कुछ बनाए हैं। सपोज दैट कि आपकी मैम ने आपको या सर ने आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया, कुछ फाइल दिया, आप उसको बनाएं, ठीक है। लेकिन आपके फाइल को कोई दूसरा बच्चा ले गया, बोलता है सर ये मेरा नाम है, आप उसके नाम को हटा के अपना नाम डाल दिया। इसका मतलब ये है कि आपने मेहनत किया और वो बच्चा आपके मेहनत का क्या ले, श्रेय ले लिया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें मस्त अपना नाम लिखा कि इसके मेरे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन क्या किया, दूसरा बच्चा आपका कॉपी चोरी किया, पहले पन्ने को क्या किया, वो फाड़ दिया, फाड़ने के बाद अपना नाम लिख दिया और सर को दिखा दिया, सर ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसका मतलब क्या है, वो बच्चा क्या किया, चोरी किया, आपका पायरेसी कर लिया, ठीक है। ये है ये क्या है, पायरेसी होना, ठीक है। एक प्रकार से चोरी करना ही है, नकल करना, जिसको बहुत सिंपल भाषा में नकल करना पायरेसी हो जाता है। तो यहाँ पर हो रहा है बायोपैरेसी। अब ये क्या है बायोपैरेसी, अच्छे समझते हैं। तो प्रत्येक जीव अनुवांशिक विशिष्टता के कारण विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हर एक जीव यूनिक जीव है, हर एक जीव में अपने आप की विशिष्ट क्वालिटी होती है। आप सब में होगी, हम सब में होगी, जितने भी जीव जानवर सब में होगी। यानी कि हमको पता है कि जेनेटिक लेवल पे उसका लक्षण डिफाइन होता है। तो कोई विशिष्ट अनुवांशिक अनुवंशिकता होगी जिसकी वजह से उसका गुण विशिष्ट होता है, जो विभिन्न प्रकार के मानव समाज के लिए लाभकारी है। बिल्कुल सही बात है। आज विश्व में बहुत से ऐसे संगठन या बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनियां हैं, आ गई हैं, जो कि किसी देश विशेष में पाए जाने वाले जैविक संसाधन, ठीक है भाई, हमको पता है कि जो हमारा इंडिया है ये जैविक संसाधन से भरपूर है। यहाँ पर जड़ी बूटी, जीव जंतु, हर प्रकार के जीव, इतने संसाधन, हमारे नेचुरल रिसोर्स बहुत स्ट्रांग है हमारे इंडिया का, ठीक है। सपोज करिए कोई बाहरी कंपनी आई और हमारे संसाधन को क्या कि बिना कोई अधिकार के इसको दोहन कर लिया, बिना इसको यूज़ कर लिया,
ठीक है, इस प्रकार से पायरेसी कर लिया। तो देश विदेश में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन कर लिया। यानी कि सपोज कीजिए कि हमारा देश है और कोई बाहर का देश आकर हमारे देश की चीज़ों को उसका यूज़ कर ले, उसको अपना नाम दे दे, अपना श्रेय ले ले, तो क्या हो गया, पायरेसी हो गया। क्लियर है, क्या दोहन कर रहा है। इस प्रकार के जैविक संसाधनों के अनाधिकृत यानी कि किसी प्रकार शासन द्वारा परमिशन नहीं लिया है। ठीक है भाई, अधिकारी कौन होता है, शासन द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र, वो अनधिकारी रूप से अनऑफिशियल रूप से क्या किया रहा है, उसको दोहन कर रहा है बिना बताए, बिना परमिशन लिए। सपोज दैट कि अमेरिका है या कोई और देश है, सपोज दैट चीन ले लेते हैं। चीन ने हमारे देश में आया, घूमने के लिए आया और कहा कि ये जो बाघ है इसका मैं यूज़ कर लूँगा, या ये जो मोर है मैं इसको मैं ये हमारे देश का मोर है, ठीक है। या उनके कोई विशेष जिनको निकाल लिए, या कोई सपोज दैट कि हमारी कोई बहुत रेयरिस्ट प्रकार की पक्षी पाई जाती है हमारे देश में, वो उस पक्षी को क्या हो गया, वो ले गया और कहता है ये हमारे देश का पक्षी है। ठीक है, इस पर क्या हुआ, बिना कोई ऑफिशियल किए क्या कर लिया, वो उसका यूज़ कर लिया। या सपोज दैट कि कोई हमारे विशेष प्रकार का हमारा प्लांट है हमारे इंडिया में, जिसने हमें इंडिया में इसको बनाया हुआ है, इसको ग्रो किया गया, नेचुरल हमको मिला गया है। कोई दोस्त कहता है कि इसको लेकर उठा जाएगा और बोलेगा कोई बाहर जाकर ग्रो कर लेगा, कहेगा कि हमारे देश से आया हुआ है। इसका मतलब बिना हमारे देश के परमिशन लिए वो जाकर यूज़ कर रहा है। इसे कहते हैं बायो पायरेसी होना। बायो मतलब जीव का पायरेसी करना, जीव का नकल कर लेना, अपने से ले लेना। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। ड्यू टू जेनेटिक स्पेसिफिसिटी every organism has special qualities which are beneficial for human society in various way. Today there are many such as organizations and multinational companies in the world which are exploiting the biological resources found in a particular country without any rights. ठीक है, आप जो बनाए हैं वो आपका राइट्स होगा, आपने वो कॉपी लिखी वो आपका राइट्स है, आपका उस पर हक रहेगा। ठीक है, किसी और पे हक नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसमें मेहनत किए थे। उसी प्रकार भाई आप जिस देश में रहे हो, आप जिस देश पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो आपका है। कैसे कोई दूसरा देश पे अपना दावा लगा सकता है कि ये नहीं मेरा है। आप समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अनऑथराइज्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज कॉल्ड बायोपायरेसी। यानी कि बिना कोई परमिशन लिए, है ना भाई, बायोलॉजिकल रिसोर्स क्या कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है, इसको हम कहते हैं बायोपायरेसी। तो मुझे आपको समझ आ गया होगा कि ये ठीक है, बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत बिना किसी सूचना के जैविक संसाधनों या सैंपल का संग्रह किया जाता है या बाद में उसका उपयोग उत्पादों के व्यावसायिक स्तर पर तैयार करने में किया जाता है। ये इस प्रकार से ऐसा होता है बायोपायरेसी में। Under these biological resources or sample are collected without any information and later they are used to prepare produce on a commercial level. Suppose that कि हमारे इंडिया में कुछ खास प्रकार का कोई बीज मिलता है। क्लियर है क्या? अब ये बीज काफ़ी इंपॉर्टेंट बीज है। ठीक है, इस बीज का क्या कर सैंपल लेके कलेक्ट करके रख लिया और इसको विदेश ले गया, वहाँ जाके ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद कहता है कि ये इसके सो हमने ग्रो किया था। ठीक है, तो हमसे कोई परमिशन नहीं लिया गया था, जबकि पेटेंट जबकि ये क्या है, हमारे देश का है। क्लियर है, संसाधन तो ये होगा हमारे देश में ना, ये हमारे इंडिया का है, चले गए कहीं और देश में, वो कहता है ये मेरा है। तो इस प्रकार से ऐसा होता है। चलिए, बायोपायरेसी के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं। अब देखो, पौधे आएंगे, बिल्कुल, जंतु आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे और अनुवांशिक पदार्थ यानी कि DNA जीन आएंगे। क्लियर है क्या? तो सैंपल में क्या कर सकता है, पौधे के सैंपल हो सकते हैं, जंतु के सैंपल हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सैंपल हो सकते हैं और कुछ जेनेटिक मटेरियल के सैंपल हो सकते हैं। ये है बायोपायरेसी के अंदर आने वाली चीज़। क्लियर है क्या? पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, अनुवांशिक पदार्थ, ये इन चीज़ों को बायोपायरेसी, यही क्या है, आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। इसी को हम जैविक संसाधन कहते हैं। पौधे, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मटेरियल्स, दिस आर क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारे हैं। क्लियर है? चलिए, अब भारत सरकार तो ऐसी देखती नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तो इसका नियंत्रण करेगी। तो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार द्वारा इन जैविक संसाधनों के अनाधिकृत दोहन पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखने के लिए GATT यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन, ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड पर क्या किया, ये सिग्नेचर किया गया है। ठीक है भाई, कौन सा किस पे साइन किया गया है, GATT। ठीक है, इसको GATT कहते हैं, जर्नल
एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड पर क्या किया इन्होंने, साइन किया गया। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट एंड ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हैज़ बीन साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कंट्रोल, किसके लिए, कंट्रोल अनऑथराइज्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इसके लिए, यानी कि इसके नियंत्रण करने के लिए इस पर साइन किया गया। अब कोई भी देश आकर ये नहीं कहेगा कि ये संसाधन हमारा है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैव एकाधिकार यानी कि बायो पेटेंट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। व्हाट इज नोट ऑन बायो पेटेंट से समझते हैं क्या है जैव अधिकार। बायो पेरेसी एक प्रकार से उसका श्रेय किसी और का ले लेना है। अब बायो पेटेंट का क्या होता है, आप प्रूफ दिखाते हो कि ये मेरा ही है। ठीक है, सपोज दैट कि आप देख पा रहे हैं ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो मेरे चैनल का लोगो है। क्या है भाई, ये मेरे चैनल का लोगो है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीजी बोर्ड प्रिपरेशन। क्लियर है क्या, क्या लिखा है, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये मेरा चैनल है, इस पीडीएफ पर मेरा एक अधिकार है ना। ठीक है, क्लियर है क्या, ये मेरा अधिकार इस पे है रहने के लिए, इसका यूज़ कोई दूसरा नहीं कर सकता, इस लोगों का यूज़ केवल मैं ही करूँगा। हालांकि इसको पेटेंट नहीं कराएं, लेकिन ये पेटेंट समझो। तो विश्व की बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, इसको मैं हल्का मिटा देता हूँ मैं, एक मिनट है ना, इसको मैं हल्का सीरियस कर रहा हूँ। ओके चलिए, तो विश्व की बहुराष्ट्रीय कंपनियां बायोपायरेसी के द्वारा जैविक संसाधनों का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रही हैं। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या कर रही हैं, बायोपायरेसी कर रही हैं। क्लियर है, तो हमने सच तो किया है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए, बायोपायरेसी को रोकने के लिए, जिसके कारण खोजकर्ताओं को उनके अनुसंधान कार्य का लाभ नहीं मिल पाता है। इसका मतलब है जिन्होंने उस संसाधन को खोजा है, ठीक है, उनको उनका नाम नहीं मिल पा रहा है। सपोज दैट एक चीज़ है, इसको मैंने खोजा, मैं कह देता हूँ ये जैसे मेरा नाम अखिलेश है, ये अखिलेश का दिया हुआ है, लेकिन आप बायोपायरेसी करके इसको यूज़ कर रहे हो और अपना नाम लेते हैं। सपोज कर उसका नाम कोई राहुल है, जो भी XYZ, ठीक है, एक राहुल नाम का व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, ये इस अखिलेश का बनाई चीज़ को ये कॉपी कर ले रहा है, इसका पायरेसी कर लिया। इसका मतलब है मुझे एक्चुअल में इसका कंडीशन नहीं मिला। ठीक है, तो इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसको रोकने के लिए क्या किया गया, बायो पेटेंट प्रारंभ किया गया, पेटेंट प्रारंभ किया गया। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे मैं चिन्हांकित कर लूँगा अपने आप को कि ये मेरा ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना लोगो लगा दिया, ये मेरा ही है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। चलिए, तो इसके अंतर्गत अन्वेषण यानी कि जो खोज होते, रिसर्च होते हैं या आविष्कार होते हैं का एक विशिष्ट समय तक लाभ दिलाने एवं उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के उत्पादन या दोहन, उपयोग या विक्रय संबंधी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब है कि किसी ने कोई आविष्कार किया तो उस पर पूरा राइट उसका होगा। ठीक है, तो आज विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करने वाली कंपनियों को उत्पादन या टेक्नोलॉजी तैयार करने का अधिकार दिया जाता है, जिसके द्वारा वे अपने तकनीकी एवं उत्पाद का उपयोग करते हैं। ये कंपनियां बाजार में अपना प्रतिद्वंदी रोकने के लिए पेटेंट का सहारा लेती हैं। क्लियर है क्या, आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल। सपोज दैट, बहुत सिंपल समझा रहा हूँ आप लोग को। जैसे कि सपोज दैट आप जो मोबाइल पकड़े हैं, सैमसंग का होगा या सैमसंग का होगा, जियो क्या बोलते हैं, ठीक है, मोटोरोला का होगा या कोई XYZ का, ठीक है, रियलमी होगा, जो भी कंपनी होगा, वो कंपनी जब वो फ़ोन बना रही थी तो उन्होंने देखो अपना नाम लिख दिया सैमसंग। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है, उसने लिख दिया सैमसंग। इसका मतलब क्या हो गया, वो जो मोबाइल है वो सैमसंग कंपनी ने बनाया हुआ है। जैसे कि आप दूध पीते हैं, अमूल दूध मार्केट में आता है, तो जो अमूल दूध है उन्होंने अमूल कंपनी वालों ने बनाया है, उस पर उनका अधिकार रहेगा। क्लियर है क्या? जैसे कोलगेट हो गया, तो कोलगेट बनाने वाली कंपनी वो होगी। इस प्रकार इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को पेटेंट कराया है कि ये मेरा है, उसी प्रकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जैविक संसाधनों जैसे कि जीन, पौधे, जंतुओं और उनके उत्पादों में क्या करती हैं, बायो पेटेंटिंग के विरुद्ध क्या करती है संपूर्ण विश्व, इसका विरोध स्वर उभरने लगा है।
जरूरी है इसको रोकना, ठीक है। तो किसान एवं स्थानीय निवासी, विभिन्न धार्मिक समुदाय, संसद, पर्यावरण, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, जैव संसाधन इसके विरुद्ध पर खड़े हुए हैं कि भाई नहीं भाई कि इसका बायोगैस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, विश्व के विकसित देशों द्वारा लादे गए एक तरफा कठिन शर्तों के कारण विकसित तथा विकासशील देशों के बीच अक्सर पेटेंट अधिकार को लेकर विवाद पैदा होता रहता है, जिनका समाधान आपसी बातचीत से निपटा जाता है, ठीक है। विकसित कहने का मतलब है जो पूर्ण रूप से विकसित हो, जैसे कि अमेरिका वगैरह देश से विकसित देश कहलाता है अपने आप में। विकासशील देश में हम लोग आएंगे जैसे विकास अभी भी चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसका चलता रहता है, ये इसको आप पढ़ लेंगे। तो वीडियो को अंत देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 तक का ही पार्ट नंबर 2 पर। वीडियो को अंत धन्यवाद। इस वीडियो को PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, वहाँ पर PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर इसको PDF डाउनलोड कर लेंगे। फिर जो है एक मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप जाकर वहाँ पर मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। अगर आप मेरे जो यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं www@CA इस प्रकार से बिना कोई स्पेस दिए। थैंक यू नाउ बोथ बुक 12th बायोलॉजी। मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 के पार्ट नंबर 2 पर। तब तक के लिए धन्यवाद।